अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ। जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर हैं ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशेरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक और चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सी बातें और फैक्चुअल हैं और इधर आपको कुछ फैक्ट्स और चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जहन में रखनी पड़ेंगी क्योंकि इधर से कुछ इसी तरीके के एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो इधर पढ़ने जा रहे हैं वो है एडहेसिव्स। एडहेसिव्स है क्या भाई? लेट्स सी हमारे पास एक सरफेस है और ये एक और सरफेस है, बहुत दूर का फासला कर दिया। बहरहाल मैंने इन सरफेसेस को जोड़ने के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, that thing is called as adhesive। इसे बाइंडिंग एजेंट भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो सरफेसेस हैं इन्हें कहा जाता है एडहेरेंट। बेसिक सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद करने होंगे, आगे मैं बताता जाऊंगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एडहेसिव के बारे में। अब एडहेसिव जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई हम मुख्तलिफ बुनियादों पर करते हैं। मिसाल के तौर पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनकी ऑरिजिन की बुनियाद पर कि ये नेचुरली हासिल किए जा रहे हैं या इनको तैयार किया जा रहा है इंडस्ट्री में। जैसे नेचुरल एडहेसिव्स हैं,
नेचुरल एडेसिव्स क्या हैं? ये वो एडेसिव्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे स्टार्च से, जैसे आप लई वगैरह कहते हैं, आप कॉर्न से बना सकते हैं, राइस से बना सकते हैं। इसी तरीके से मिल्क के अंदर एक सिजीन ग्लू होता है जो ग्लू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सिजीन को, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल रबर है, ये भी आप एडेसिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंथेटिक एडेसिव्स, जाहिर है इसमें तो बहुत इंसानों ने वर्किंग की है और बेतहाशा किस्म के ये पाए जाते हैं, और क्योंकि इनमें पॉलीमर्स यूज़ होते हैं और पॉलीमर्स बेतहाशा किस्म के हैं तो इस बुनियाद पर ये बहुत सारे पाए जाते हैं। बहरहाल चंद एक हम इधर डिस्कस करते हैं। सिंथेटिक एडेसिव्स ऑब्वियसली ये नेचुरली नहीं पाए जाते, इनको तैयार किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जिनमें मिसाल के तौर पर एपॉक्साइड है। एपॉक्साइड, आपने मैजिक डिपॉक्सी का नाम सुना होगा। ये जो है सिंथेसाइज की जाती है, और एक ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मुराद ये है कि इसे एक दफ़ा हार्ड हो गई तो दोबारा आप हीट करने के बाद इसे कूल करेंगे तो वो अपनी क्वालिटी जो है वो खो देगी, उस तरीके की नहीं रहेगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगी। पॉलीयूरीथेन्स ये आप सोल ऑफ योर शूज़, और ये सोल से मुराद ये वो वाला नहीं है जो आप सीमेंटेक्स वाली बात कर रहे हैं। ये जो है एक और होती है जो सोल का जो कपड़ा होता है उसको सोल और वो जो शूज़ का बाकी हिस्सा होता है उससे जोड़ा जाता है। तो बहरहाल ये पॉलीयूरीथेन्स होते हैं। इसी तरीके से सियानो एक्राइलेट्स, सुपर ग्लू, एल्फी की बात हो रही है, ठीक है, ये भी सिंथेटिक है। पॉलीइमाइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे कि एरोस्पेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने नोट किया होगा कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर जो एक रिबन होती है वो अटैच्ड होती है विद द बैटरी या स्क्रीन से, अगर आपकी लैपटॉप के अंदर है या फिर कैमरा है तो उसके साथ, तो इसके अंदर इनको जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है पॉलीइमाइड्स। एक्राइलिक्स, ये प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव होते हैं, प्रेशर थोड़ा अप्लाई किया जाए तो अब ये जाकर जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक्वेरियम पैनल बॉन्डिंग हो गई, एक्वेरियम के जो ग्लास पैनल्स होते हैं उनको इससे जोड़ा जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी सिंथेटिक है, इसकी एग्जांपल है वाइट ग्लू, स्कूल ग्लू, येलो वुड ग्लू आता है, ये भी वुड्स को जोड़ने के लिए होता है। और ये येलो वो वाला नहीं है जो आप सीमेंटेक्स करते हैं, वो जो रबरी टाइप होता है जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। नियोप्रीन, ये सीमेंटेक्स है, ठीक है जी। जैसे जो आपका मोची है वो क्या करता है, सोल को जोड़ रहा होता है। फॉर्मिका को जो फॉर्मिका चढ़ाई जाती है वुड के ऊपर, अक्सर किचन वगैरह के अंदर दरवाज़ों के ऊपर, तो क्या किया जाता है फॉर्मिका पर भी, और फिर वो जो दरवाज़ा है उसके ऊपर भी ये अप्लाई किया जाता है, और फिर इनको थोड़ी सी देर छोड़ने के बाद फिर लगाया जाता है। तो ये नियोप्रीन सीमेंटेक्स जिसे हम कहते हैं ये वो है। अच्छा भाई, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एडेसिव, एक तो हमने पढ़ ली नेचुरल और सिंथेटिक। इसकी क्लासिफिकेशन दो और बुनियादों पर है कि भाई जब वो एडहेसिव बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग जो हो रही है वो किसी रिएक्शन के थ्रू हो रही है या सिंपल कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, प्रेशर एप्लीकेशन हो रही है, कोई हीट जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, कोई वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, तो इस बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले नॉन रिएक्टिव एडेसिव्स, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इनको हम ड्राइंग एडेसिव, प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, कॉन्टैक्ट एडेसिव्स और हॉट एडेसिव के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब हमारे पास जो ड्राइंग एडेसिव है इसमें होगा क्या कि जब हम बाइंड करेंगे तो उसके अंदर कोई सॉल्वेंट मौजूद हो सकता है, ठीक है जी। जैसे ये है सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव, अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टिपिकली पॉलीमर्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है जी। किसी सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व हुआ होगा, जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या एवापोरेट हो जाएगा, और सिर्फ बीच में क्या बचेगा, वो पॉलीमर बचेगा, और वो पॉलीमर उन सरफेसेस को क्या करेगा, जोड़ देगा, ठीक है जी। इसी एग्जाम्पल है वाइट ग्लू, रबर सीमेंट, ये सारी जो है सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव में आता है। पॉलीमर एडहेशन एडेसिव्स, पॉलीमर एडहेशन एडेसिव्स क्या होती है भाई, इसके अंदर जो है एक इमल्शन फॉर्म होता है, इन्हें इमल्शन एडहेसिव भी कहा जाता है। इनके अंदर एक पॉलीमर मौजूद होगा
एज माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स इन लिक्विड नॉर्मली वाटर बेस्ड, किसी लिक्विड के अंदर इनको जो है वो डिजोल्व किया हुआ होगा. दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वुड वर्किंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज. दे आर आल्सो यूज्ड विथ फैब्रिक्स, फॉर एग्जांपल वुड ग्लू. ठीक है जी. तो इसके अंदर भी जो होगा वो सॉल्वेंट ही होगा वो, और फिनोमिना वही होगा जो पीछे हमने डिस्कस किया. दे फॉर्म अ बॉन्ड बाय द एप्लीकेशन प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव्स. जब प्रेशर अप्लाई करेंगे थोड़ा बहुत, तो जैसे हम टेप में अक्सर कर रहे होते हैं, तो ये उसी तरीके से का है. लाइट प्रेशर टू एडहेयर द एडेसिव टू एडहेरेंट. अब जिस चीज़ से जोड़ना है ये उससे जुड़ जाएगा. अब कैसे जुड़ेगा? मिसाल के तौर पे टेप जब हम जोड़ते हैं तो वो सरफेस और उस टेप के दरमियान, वो जो एडहेरेंट और एडहेसिव है उसके दरमियान वेंडर वॉल्स फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं. दे आर बाइंड थ्रू वेंडर वॉल्स फोर्सेस. कौन से? प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव के अंदर. इट इज़ मेनली यूज्ड इन सेफ्टी लेबल्स ऑफ पावर इक्विपमेंट. वो जो सेफ्टी लेबल्स लगाते हैं, ऑटोमोटिव इंटीरियर ट्रिम असेंबली, इसके अंदर जो भी आप लेबल्स लगाते हैं. एक्राइलेट बेस्ड पॉलीमर्स आर प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव्स. जो एक्राइलेट बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं ये प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कॉच टेप हो गया, स्टिकी नोट्स जो आप लेते हैं और चिपकाते हैं, बैंड एड्स हो गए, ये सारे जो हैं आपके प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव में आता है. कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं हो रहा. कॉन्टैक्ट एडेसिव, जैसे मैंने अभी सिमेंटिक्स की बात की थी, इसके अंदर होता क्या है? दे आर यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ हाई शेयर रेजिस्टेंस लाइक लैमिनेट्स. इसके अंदर क्या होता है? दोनों सरफेसेस के ऊपर जो है इसे अप्लाई किया जाता है और फिर थोड़ी देर छोड़ने के बाद जो इसका सॉल्वेंट है वो वेपोरेट हो जाए, फिर इनको जो है जोड़ा जाता है. मोची जो है वो इसी तरीके से जोड़ता है जूतों को, तो उसमें वो सिमेंटिक्स अप्लाई करता है और वो जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. अच्छा जी, तो एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रबर एंड नियोप्रीन. हॉट एडहेसिव्स, इन्हें हॉट मेल्ट एडहेसिव्स भी कहा जाता है, HMA. और थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स जिन्हें आप हीट करें कूल करें, हीट करें कूल करें, ये आप फिनोमेना बार बार दोहरा सकते हैं. दे आर अप्लाइड इन मोल्टन फॉर्म विच सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग. सॉलिडिफाई हो जाते हैं ऑन कूलिंग. हॉट एडेसिव्स कंटेनिंग इथाइलिन विनाइल एसीटेट. ये वाले एडेसिव्स अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी जो है इनको बहुत आम है इनका इस्तेमाल जो है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट का. अ ग्लू गन इज़ वन मेथड ऑफ अप्लाइंग हॉट एडेसिव्स. ग्लू गन के ज़रिए इनको जो है अप्लाई किया जाता है. कॉमनली यूज्ड इन बुक बाइंडिंग, कोटिंग्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, टेप, सीरियल बॉक्स. सीरियल बॉक्स आपने देखा होगा जब आप खोलते हैं तो चिपके हुए होते हैं पहले से ही और काफ़ी अच्छे से चिपके हुए होते हैं, तो वो हॉट एडेसिव्स ये इस्तेमाल होते हैं. और इसकी खास वजह क्या है इनको इस्तेमाल करने की? इस तरह की पैकिंग में बिस्किट के पैकेट्स को जो डब्बे होते हैं वो पैक हुए हुए होते हैं, उसकी वजह ये है दिस सॉलिडिफाइज. यार इंडस्ट्री में इतना टाइम थोड़ी है कि अप्लाई करेंगे या कॉन्टैक्ट एडेसिव इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे. उन्हें मजबूती भी चाहिए और जल्दी भी करना है. तो सॉलिडिफाइड इंस्टेंटली लेस देन 2 सेकेंड्स. फौरी तौर पर सॉलिडिफाई हो गए वो चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं. अच्छा जी, रिएक्टिव एडेसिव्स. अब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, डेफिनेटली. अब ये रिएक्टिव एडेसिव्स मजीद क्लासिफाई किए गए हैं मल्टी पार्ट एडेसिव्स में और वन पार्ट एडेसिव्स में. अब इससे मुराद क्या है भाई? इससे मुराद ये है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट किस्म के मल्टी पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जिसमें से एक पार्ट जो है वो आपका पॉलीमर होता है और दूसरा जो है इनिशिएटर समझ लें या कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है. ठीक है, यानी कि वो जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा वो एक जो होता है वो पॉलीमर होता है और दूसरा कैटलिस्ट के तौर पर इनिशिएशन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है. तो ये जो है ये कहलाते हैं मल्टी पार्ट एडेसिव्स. तो इन दोनों, जैसे मिसाल के तौर पर ये पॉलीस्टर रेजिन है, पॉलीयूरेथेन रेजिन है, इनको मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है. ये इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं. वन पार्ट एडेसिव्स. वन पार्ट एडेसिव्स, अब ये केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, इसमें एक ही पॉलीमर होगा. अब रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे तो इसके अंदर कोई और चीज़ इसके अंदर जो है वो आपको इनिशिएट करवाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी. वो जो रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. तो दीज एडेसिव्स हार्डन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के जरिए होंगे विद एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. जाहिर है वो जो पॉलीमर होगा उसमें रिएक्शन जो स्टार्ट होगा वो रेडिएशन के जरिए हो सकता है, हीट के जरिए हो सकता है, मॉइस्चर के जरिए हो सकता है.
Light curing adhesives are generally acyclic based, and due to their rapid action they are used in electronics. तो रैपिड एक्शन की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है। मतलब जैसे ही जो लाइट पड़ेगी, वैसे तो ये किसी ट्यूब में होंगे, जैसे लाइट पड़ेगी तो इनके अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मली फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है। हीट क्योरिंग एडेसिव्स इंक्लूडिंग इपॉक्सीज, यूरिथेन्स एंड पॉलीइमाइड्स, ये इस तरीके से हो सकता है कि हीट के ज़रिए जो है रिएक्शन स्टार्ट होगा, वो जो एनर्जी चाहिए एक्टिवेट करने के लिए वो आपको जैसे ही ओपन करेंगे वो मिलेगी, रिएक्शन स्टार्ट होगा और फिर वो रिएक्शन होने के बाद एडेसिव काम करना शुरू कर देगा। मॉइस्चर क्योरिंग एडेसिव क्योर व्हेन दे रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर मिलना चाहिए ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस और इन द एयर, तो उन्हें मॉइस्चर कहीं से भी मिलेगा तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल्स आर सियानो एक्राइलेट्स एंड यूरिथेन। अब इसके अंदर काम की बात यह है, ये आपको मालूम होना चाहिए, किसी कैटेगरी की एटलीस्ट एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट एडेसिव है, उसकी नियोप्रीन है, सिमेंटेक्स से मैंने बताया, तो इस तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए एग्जाम्पल्स। पॉलीमर्स, भाई पॉलीमर्स क्या है? एक सिंगल यूनिट है और वो कंबाइन होता चला जा रहा है डिफरेंट यूनिट के साथ, ठीक है। मैनी यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। मिसाल के तौर पर जैसे तस्बीह होती है भाई, तस्बीह सबने देखी है। अब तस्बीह का वो एक दाना जो है वो क्या है, मोनोमर है। अब ये तस्बीह के दाने सारे मिलते हैं तो हमारे पास एक तस्बीह बनती है, बहुत सारे मोनोमर मिलके, इसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो इसी तरीके से हमारे पास जो होते हैं पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते चले जाते हैं और कई यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, बड़ा मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, अब ये जो रिपीटेशन है ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस तरीके से अगर ये कंबाइन सी होते चले जा रहे हैं, ये कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये इस तरीके से भी हो सकती है कि ये पॉलीमर जो बने ये मोनोमर ब्रांच सिस्टम में, ब्रांचिंग, ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ ये ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, फिर मजीद हो सकती है, तो ये ब्रांच पॉलीमर कहलाता है। ये क्रॉस पॉलीमर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरीके से ये जो है एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं और इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। अच्छा जी, जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूं पॉलीइथीन की, तो उसके अंदर होता क्या है, ये मोनोमर यूनिट, ठीक है, ये कंबाइन होते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये कंबाइन होते चले जाएंगे एक यूनिट दूसरे यूनिट से, तो ये नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पर इसमें होता क्या है कि इसका जो मास है 24 और 28 है। अब ऐसे जो हैं 1000 यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, ठीक है, ये इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मॉलिक्यूलर मास है ये। मॉलिक्यूलर मास जो है एक मोनोमर का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, उसके कितने यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो आपके पास पूरे पॉलीमर का मास आ जाएगा 28,000, ठीक है जी। तो वो जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं इनकी टाइप्स हैं,
इनको लिंकिंग किस तरीके की है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। लिंकिंग की बुनियाद पर हमने इन्हें डिस्कस कर लिया है, जैसे कि लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं और क्रॉस हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है जिसकी बुनियाद पर हम इन्हें जो लिंक हो रहे होते हैं वो क्लासिफाई कर सकते हैं। वो भी लिंकिंग ही थी जो हमने लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग पढ़ी थी। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर क्या होते हैं भाई? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। एक ही किस्म का मोनोमर पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर इथीन, तो इथीन का यही यूनिट रिपीट होता चला जाएगा। होमो मीन्स सेम। विनाइल क्लोराइड, यही यूनिट इसका रिपीट होता चला जाएगा। बाइंड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यही यूनिट इसके साथ बाइंड होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यही यूनिट इसके साथ बाइंड होता जाएगा। पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, ये भी इसी तरीके से होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी, वही पाई बॉन्ड टूटेगा और फिर ये इसके साथ बाइंड होता चला जाएगा। अच्छा जी, कोपॉलीमर, इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, दो डिफरेंट मोनोमर्स, और इसकी एग्जांपल आपने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ी है। मिसाल के तौर पर आपने नायलॉन पढ़ा होगा, नायलॉन इज अ कोपॉलीमर, ठीक है। आपने पैट पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, ये जो है ये भी कोपॉलीमर है। इसके अंदर, नायलॉन के अंदर आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। इसी तरीके से पैट के अंदर आपके पास एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। तो दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं। बेकलाइट, बेकलाइट, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, ये रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से ये एग्जांपल दी हुई है विनाइल एसीटेट जो हमने पीछे पढ़ा और ब्यूटाइल मेलिएट, ये दोनों जो हैं ये कंबाइन होंगे और फिर ये यूनिट्स रिपीट होंगे। विनाइल एसीटेट ब्यूटाइल मेलिएट, विनाइल एसीटेट ब्यूटाइल मेलिएट, विनाइल एसीटेट ब्यूटाइल मेलिएट, तो ये डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। टर्पॉलीमर, टर्पॉलीमर के अंदर दो से ज़्यादा होंगे, 3 डिफरेंट मोनोमर्स आर पॉलीमराइज्ड टुगेदर, और ये डिपेंडिंग अपॉन आप क्या, आपकी जो है वो डिज़ायर है, आप किस किस्म का जो है पॉलीमर प्रिपेयर, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्यूटाइल एक्राइलेट, ये आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो आपकी पॉलीमर की क्या डिमांड है। मिथाइल एक्राइलेट ये हार्डनेस देता है। कई 100 किस्म के, आपको पता है ये दुनिया सारी रिप्लेस हो गई है पॉलीमर्स से, तो कई 100 किस्म के जो है पॉलीमर्स वजूद में आ चुके हैं। इसकी वजह से एडहेजन होती है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ पॉलीमर्स को मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दे आर हाईली टफ पॉलीमर एंड सर्व एज वेदर रेजिस्टेंट पेंट, वेदर रेजिस्टेंट पेंट के तौर पर। तो वेदर रेजिस्टेंट पेंट के अंदर मुख्तलिफ पॉलीमर्स कंबाइन हुए होते हैं और फिर वो जब अप्लाई करते हैं तो वो दीवार के साथ एडहेजन, कोई एडहेजन दे रहा होता है, बाइंड हो जाता है, कोई वाटर रेजिस्टेंट दे रहा होता है, कोई जो है वो टफनेस दे रहा होता है। तो इस बुनियाद पर इनको सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज़। इनको हम के टुवर्ड्स हीट इनका क्या बिहेवियर है, इस बुनियाद पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन्ड ऑन कूलिंग। ये प्रोसेस बार बार आप दोहरा सकते हैं। जैसे अक्सर कभी घरों के अंदर सीवरेज का काम होता है तो वो पीवीसी के पाइप्स आते हैं, तो बाज़ दफ़ा प्लम्बर जो है उसको हीट करता है पाइप को और फिर वो दूसरे पाइप के अंदर लगा देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीवीसी का वो जो पाइप है वो एक थर्मोप्लास्टिक है। तो पीवीसी पाइप्स हो गए, ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक्स की। और भी है, नायलॉन है, थर्मोप्लास्टिक में ही आता है। पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड। मिसाल के तौर पर आपके घरों के अंदर जो स्विचेस हैं,
बल्ब के, फ़ैन के, अब एक दफ़ा वो जल जाते हैं, बाद वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो वो तो बिल्कुल ही अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, तो दोबारा तो वो उनको उसी फॉर्म के अंदर हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, खराब ही हो जाते हैं, बेकार, चेंज ही करना पड़ता है आपको स्विच। फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक वार्निश हो गई, इपॉक्सी रेजिन्स हो गए, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, किस बुनियाद पर, किस प्रोसेस के थ्रू ये जो पॉलीमर्स हैं ये फॉर्म किए गए हैं, इस बुनियाद पर भी इन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें है एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, इट्स अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये प्रोसेस हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ फिनाइल ग्रुप C6H5, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बेंजीन अटैच टू हुआ होता है। तो ये होमोपॉलीमर है, इसी जैसा यूनिट कंबाइन होता चला जाएगा और बनाएगा पॉलीस्टाइरीन। तो आपने थर्मोकोल जिसे आप कहते हैं, वाइट कलर के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बॉक्सेस के अंदर होता है, टीवी आता है बॉक्स के अंदर या फ्रिज आते हैं, तो वो वाइट कलर का एक थर्मोकोल होता है, वो पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है जी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा भाई, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे तो कंबाइन होते हुए उनमें से कोई ना कोई छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मिसाल के तौर पर नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 किससे बनता है, ये बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन हेक्सामिथाइलिन CH2 मिथाइलिन 6 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है जी। हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब होता क्या है, इधर से जब ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं, इसका OH और इसका H, तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ये वाला पार्ट, ये वाला मोनोमर का ये पार्ट और इस मोनोमर का ये पार्ट आपस में बाइंड हो जाते हैं और इस तरीके से ये जो है पॉलीमर फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। It is formed by the mutual reaction of two functional groups, usually involves the removal of a water or methanol molecule. For example, nylon 6,6। याद रखिएगा नायलॉन 6,6 एक पॉलीअमाइड है, अमाइड है, C ये C डबल बॉन्ड नो है और इसके साथ NH ग्रुप है। ये कुछ ऐसे है भाई, ये जो बॉन्ड है NH C डबल बॉन्ड O और बाकी ये सारा हिस्सा और ये सारा हिस्सा। तो ये वाला जो पार्ट है ये अमाइड है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ NH है, तो ये अमाइड है और बहुत सारे अमाइड हैं इस तरीके के, ज़ाहिर है बहुत सारे मोनोमर्स ये आपस में कंडेंसेट होते चले जाएंगे, तो ये एक पॉलीअमाइड है। अच्छा जी, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको ज़रा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। और अक्सर जो डबल बॉन्ड जिनमें मौजूद होता है उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होती है, ठीक है। ये होमोपॉलीमर है, ठीक है, इसी जैसा यूनिट कंबाइन होता चला जाएगा और नेचर जो है इसकी थर्मोप्लास्टिक है, यानी जैसे आप हीट मेल्ट बार बार कर सकते हैं। अक्सर फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, विनाइल फ्लोरिंग जिसे हम कहते हैं, PVC पाइप्स हैं,
ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स हैं, ये इनके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। पॉलीस्टाइरीन जिसे मैंने बताया था, स्टाइरीन होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एक दफ़ा और लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH6H5, ठीक है जी। और विनाइल, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। ये भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा और इसी जैसा यूनिट कंबाइन होता चला जाएगा। इसी जैसा यूनिट कंबाइन हो रहा है तो होमो पॉलीमर है। ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है। मिसाल के तौर पर स्टायरोफोम, फूड कंटेनर्स, पैकिंग मटेरियल, आपने नोट किया होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर या कॉफ़ी शॉप्स के अंदर कि इसको दिया जाता है इसमें कंटेनर्स के अंदर, PVA, विनाइल एसीटेट, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ठीक है जी। क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसी जैसा मोनोमर कंबाइन होता चला जाएगा। ये भी होमोपॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक, वुड ग्लू, स्कूल ग्लू, बाइंडर इन पेंट्स के तौर पर जो है से इस्तेमाल किया जाता है। एक्राइलिक रेजन्स, अब ये मिथाइल मिक्राइलेट, एक्राइलिक एसिड, ब्यूटाइल एक्राइलेट, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि तीनों को कंबाइन करें, दो भी हो सकते हैं। वही मैंने कहा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या डिज़ायर है, किस किस्म का आप जो है पॉलीमर बनाना चाह रहे हैं। तो ये होमो भी हो सकता है, इन्हीं जैसा, एक ही जैसा यूनिट आपस में मिलाते जाएं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म की नेचर है। ये दोनों बिहेवियर रख सकता है, थर्मोप्लास्टिक भी हो सकता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर क्रॉस लिंकिंग हो रही है, क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से एक दफ़ा जब वो क्रॉस लिंकिंग बन गई तो अब आप उसे हीट करके तोड़ना चाह रहे हैं तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे, दोबारा फॉर्म नहीं होते। ये थर्मोसेटिंग में हो रहा होता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, और क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से वो बार बार मेल्ट और जो है कूल करके हार्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। अगर क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो गई है तो डेफिनेटली वो जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और अगर क्रॉस लिंकिंग डेवलप नहीं हुई है तो वो थर्मोप्लास्टिक के तौर पर बिहेव करते हैं। पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्री, वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, इनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, पॉलिस्टर, पैट, इसमें मैंने बताया मिसाल के तौर पर पैट जो है वो एक पॉलिस्टर है, टेरिथैलिक एसिड होता है। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है? आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इथाइलिन ग्लाइकोल पैट के अंदर, पैट बॉटल्स जो होती हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसके नतीजे में ईस्टर फॉर्म होता है और बहुत सारे ईस्टर के लिंकेजेस होते हैं, तो पॉलीईस्टर कहलाता है। ये कोपॉलीमर है, डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना है, ये भी थर्मोप्लास्टिक के अंदर आता है। अच्छा जी, पॉलीएमाइड नायलॉन, इसके बारे में मैंने बता दिया, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कोपॉलीमर है, दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, थर्मोप्लास्टिक है, टेक्सटाइल फाइबर है, बिल्डिंग बोट हल्क्स, कार बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, इपॉक्सी रेजिन्स, इन्हें पॉलीईथर्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, इपॉक्सी रेजिन्स कहने की वजह ये होती है, जो इनका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें इपॉक्सी ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि एपीक्लोरोहाइड्रिन है, ये ग्रुप मौजूद होता है एपीक्लोरोहाइड्रिन, और दूसरा होता है डाइफिनाइलोल प्रोपेन। तो ये क्या होता है भाई, ये मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर, ये है डाइफिनाइलोल प्रोपेन, डाइफिनाइल ओल और ये प्रोपेन है, ठीक है। तो बहरहाल ये मौजूद होते हैं, ये डिफरेंट मोनोमर्स हैं, ये
पॉलीमर कैटेगरी में आएंगे थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये भी थर्मोसेटिंग है। हैवी ड्यूटी ग्लूज, डैम्स, ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर पेंट्स के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। डाइस, अच्छा जी, डाइस क्या है? इट इज अ कलर्ड कंपाउंड नॉर्मली यूज्ड इन सॉल्यूशन व्हिच इज केपेबल ऑफ बीइंग फिक्सेस टू अ फैब्रिक। फैब्रिक पर जो है इसको फिक्स करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये कंपाउंड जो है इस्तेमाल किया जाता है। द डाई मस्ट बी फास्ट। फास्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब वॉश करें तो फेड ना हो जाए, केमिकली स्टेबल हो, सो दैट द कलर विल नॉट वॉश विद सोप एंड वाटर और फेड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। धूप में रखें कपड़े को तो भाई वो धूप से फेड हो गया, तो फास्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस, टुवर्ड्स वाटर। अच्छा, डाई शोज कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। ये क्या चीज है? एंड इट्स फिक्सिंग प्रॉपर्टी टू द एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। कलर तो ये क्रोमोफोर के जरिए शो करता है, प्लस इसके साथ कुछ ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे OH ग्रुप हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NR2। अब ये ऑक्सोक्रोमिक और ये क्रोमोफोर क्या होता है भाई? भाई क्रोमोफोर कलर फॉरेन टू बेयर। The color of the organic compound is due to the presence of certain multiple bonds groups called chromophore। ठीक है जी, ये क्रोमोफोर होते हैं, कुछ इस खास किस्म के ग्रुप्स हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एजॉक्सी ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, थायोकार्बोनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप्स जो हैं इनकी वजह से कलर शो हो रहा होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है इधर जिसे हम कहते हैं क्रोमोजन। ये क्या होता है? सिर्फ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर इज नॉट नेसेसरीली सफिशिएंट फॉर कलर। सिर्फ क्रोमोफोर की मौजूदगी जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और सिस्टम होना चाहिए। टू मेक अ सब्सटेंस कलर्ड, द क्रोमोफोर हैज टू बी कॉन्जुगेटेड विद एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यानी कि वो जो क्रोमोफोर है, नाइट्रो ग्रुप है, वो किसी ऐसे सिस्टम के साथ अटैच्ड हो जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो। ठीक है, एज इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। अगर ये क्रोमोफोर उसके साथ अटैच्ड होगा तो कलर की फॉर्मेशन तब प्रोड्यूस होगी, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अच्छा जी, अ कलर्ड कंपाउंड हैविंग अ क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजन। अच्छा जी, ऑक्सोक्रोम्स, सर्टेन ग्रुप्स while not producing color themselves, खुद कलर प्रोड्यूस नहीं करते, when present along with the chromophore, क्रोमोफोर के साथ ये मौजूद होते हैं in an organic substance to intensify the color, such color assisting, कलर को इंटेंसिफाई करने के लिए such color assisting groups are called ऑक्सोक्रोम। अब ये जो ऑक्सोक्रोम है ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और ये एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने ये पढ़ा हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ये जो है ये क्रोमोफोर है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है। ये जो है पार्ट ये क्रोमोजन है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और ये जो पार्ट है ये ऑक्सोक्रोम है, ये एसिडिक ऑक्सोक्रोम है। ये इंटेंसिफाई कलर को करेगा, ये कलर प्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन ये कब करवाएगा? जब इसके साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम अटैच्ड होगा। तो ये 3 टर्म्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, डाइज को हम क्लासिफाई करते हैं, इसको बड़ा ध्यान में रखना है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, किस किस्म का क्रोमोफोर मौजूद है इस बुनियाद पर, और किस तरीके से डाइज को अप्लाई किया जा रहा है, इस बुनियाद पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, अगर नाइट्रो या नाइट्रोसो डाइज हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इनके अंदर नाइट्रो ग्रुप मौजूद होगा
या एनो ग्रुप मौजूद होगा। जैसे मैंने अभी पिक्रिक एसिड की एग्जांपल दी, तो वो नाइट्रो या नाइट्रोसोडाइज की कैटेगरी में आएगा जो आपका क्रोमोफोर मौजूद है। इसकी एग्जांपल आपने याद रखी है भाई, इसकी एग्जांपल है नेफ्थॉल, येलोएस और मॉर्डन ग्रीन। पिक्रिक एसिड भी इसी की एग्जांपल है, इसमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद होता है। नेफ्थॉल, येलोएस, मॉर्डन ग्रीन, पिक्रिक एसिड। एजोडाइज, एजोडाइज के अंदर आपके पास क्रोमोफोर के तौर पर एजो ग्रुप होगा। ये वाला ग्रुप अगर मौजूद हो तो समझ लीजिए ये एजोडाई है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सोक्रोम्स भी होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स ये बेसिक ऑक्सोक्रोम्स हैं, ये एसिडिक ऑक्सोक्रोम्स हैं, दोनों किस्म के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर पैरारेड एजोडाइज में कॉन्गो रे और बिस्मार्क ब्राउन। अच्छा, बिस्मार्क ब्राउन के हवाले से याद रखिएगा, ये स्पेशली ये यूज्ड इन बूट पॉलिशेस एंड फॉर डाइंग वूल एंड कॉटन। तो बूट पॉलिशेस के अंदर जो डाई यूज होती है वो होती है बिस्मार्क ब्राउन। ट्राइअराइल मीथेन डाइस, ट्राइअराइल मीथेन डाइस, तो इसका मतलब ये है 3 एरोमेटिक रिंग्स जो है इसमें मौजूद होंगे कुछ इस तरीके से C6H5 थ्राइस। ट्राई अराइल मिसाल के तौर पे ये एरोमेटिक है, फिनाइल है, और ये एक कार्बन है मीथेन। इसको इन विच रिंग्स वन ऑफ विच इज द क्विनॉइड फॉर्म। क्विनॉइड फॉर्म क्या होता है भाई, ये जो फॉर्म है, ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे इधर 3 रिंग है, इन 3 रिंग में एक रिंग जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये भी हो सकता है, इसकी जगह NH ग्रुप भी हो सकता है, NR ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये अटैच्ड हुआ है ऑक्सीजन या NH ग्रुप या NR, ये क्विनॉइड की फॉर्म में ही आता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर ये देखिए भाई, तो भाई देखिए ये आपका एक कार्बन, इसके साथ 3 अराइल ग्रुप हैं, और ये डबल बॉन्ड के साथ N भी हो सकता है, और ये ऑक्सीजन। तो ये क्विनॉइड फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये क्विनॉइड फॉर्म है। एग्जाम्पल इसकी क्या है भाई, मेलाचाइट ग्रीन है विच इज़ यूज्ड एज अ डायरेक्ट डाई फॉर वूल एंड सिल्क। ये जब हम जिस तरीके से अप्लाई किया जाता है, जब वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। पैराक्विनॉइड क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन दीज एंथ्रासीन टाइप डाइज। पैराक्विनॉइड टाइप कुछ इस तरह का होगा भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वाला जो पार्ट है ये पैराक्विनॉइड है। तो अगर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वो एंथ्राक्विनॉन डाइस के अंदर आएगा। अच्छा जी, इंडिगो डाइस, इन डाइस के अंदर जो ग्रुप मौजूद होता है वो मौजूद होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है क्रोमोफोर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अच्छा भाई, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जिसकी एग्जांपल इस तरीके से आप कर सकते हैं, नाइट्रो एंड नाइट्रोसोडाइस के अंदर आपके पास नाइट्रो ग्रुप होगा या एनो ग्रुप होगा। एजोडाइस के अंदर आपके पास ये वाला ग्रुप होगा। ट्राइअराइल मीथेन के अंदर आपके पास
ये वाला ग्रुप होगा जिसमें से एक क्विनोइड स्ट्रक्चर होगा जो मैं बता चुका हूँ। इसी तरह एंथ्राक्विनोइड के अंदर पैराक्विनोइड होगा। ये पैराक्विनोइड स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, तो ये है, इसकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। इंडिगो डाइज, इसके अंदर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई इसको अगर हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, और ये इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये डाई वाटर सॉल्युबल है। दे आर यूज्ड टू डाई द फैब्रिक डायरेक्टली प्लेसिंग इट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द डाई। तो उसके अंदर डालते हैं और कपड़ा फैब्रिक को डाला, वो कलर्ड हो जाता है। इस तरीके से जो है उसके ऊपर कलर चढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल है मार्टियस येलो इज यूज्ड डायरेक्टली टू डाई वूल एंड सिल्क। वेट डाइस, अच्छा भाई ये याद रखिएगा वेट डाइस क्या होती हैं। पहले तो ये इनसॉल्युबल होती हैं। अब हमारे पास ये इनसॉल्युबल डाइस हैं और इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन सॉल्युबल तो होती हैं लेकिन कैसी हो जाती हैं, कलरलेस। ये कैसे हो जाती हैं कलरलेस, हम यूज करते हैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट। अब सॉल्युबल कलरलेस हो गई, मिसाल के तौर पर इधर ये एग्जांपल दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हम यूज करते हैं। उसके बाद कपड़े को उसके अंदर सोक करते हैं और फिर इसको दोबारा किस में चेंज कर लेते हैं। द फाइबर इज सोक्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द डाई देन एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दोबारा वो कलर्ड फॉर्म के अंदर आ जाए, क्योंकि इनसॉल्युबल थी, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा तो सॉल्युबल हो तो गई थी लेकिन कलरलेस हो गई थी। तो हम क्या यूज करते हैं फिर उसके बाद, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब अप्लाई करते हैं तो ये कलर्ड डाई बन जाती है, और क्योंकि सोक हो चुकी होती है कपड़े के अंदर, वो कलर वो उसके अंदर जो है फैब्रिक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए इनसॉल्युबल थी तो उसको किस तरीके से हमने अप्लाई करा, सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आए रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, लेकिन कलरलेस हो गई, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा, फिर कलर्ड फॉर्म में आ गया और वो कपड़े के अंदर सोक हो गई। मॉडर्न डाइस, दिस क्लास हैज नो नेचुरल एफिनिटी फॉर द फैब्रिक। फैब्रिक के लिए कोई एफिनिटी है कि उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए। तो पहली वाली प्रॉब्लम भी यही थी, इधर भी प्रॉब्लम यही है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इट इज अप्लाइड टू इट विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट के जरिए अप्लाई किया जाता है। नॉर्मली मेटालिक सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉर्डेंट्स। ठीक है, अब फैब्रिक के ऊपर वो नहीं चिपक रही है भाई, तो क्या करेंगे, कुछ मेटालिक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं ये मॉर्डेंट्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये मॉर्डेंट्स एक कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बिटवीन द डाई एंड द फाइबर, तो जो फैब्रिक है उसके दरमियान एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इनसॉल्युबल, दिस इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज ये कहलाता है लेक्स दैट आर फास्ट रेजिस्टेंट होते हैं टू लाइट एंड वॉशिंग, फॉर एग्जाम्पल एलिजारीन। तो इस तरीके से उनको जो है कपड़े पे अप्लाई किया जाता है। कपड़ा जिसके ऊपर डाई नहीं लग सकती, तो एक तरीका ये है कि हमने उसको रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए कलरलेस सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हमने पीछे किया था। ठीक है जी, ये तरीक़ेकार है। तो हम क्या करें, मॉडर्न यूज़ कर लें, सॉल्ट्स यूज़ कर लें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और इस तरीके से वो जो डाई है वो बाइंड हो जाएगी फैब्रिक के अंदर। एजोइक डाइस, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, इज प्रोड्यूस्ड इन द फैब्रिक इटसेल्फ। इसको फैब्रिक के अंदर प्रोड्यूस करवाया जाता है। कैसे किया जाता है, कपड़े को जो है सोक कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर मौजूद है हमारे पास एजो डाई बनाने वाले रिएजेंट लाइक फिनोल और नेफ्थॉल, देन इमर्ज इन द सोल्यूशन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स। तो उसके अंदर एजो ग्रुप डेवलप हो जाता है जिसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। अब वो जो इनसॉल्युबल थी, क्योंकि हमने उसको क्या करा, इन सोल्यूशन के अंदर डायरेक्ट एजो डाई में नहीं अप्लाई करा, एजो डाई हमने कपड़े के अंदर डेवलप करवाई, उसको इन रिएजेंट्स के अंदर डाला, फिनोल या नेफ्थॉल के अंदर। अब ये एजो ग्रुप डेवलप कर सकते हैं सर्टेन केमिकल्स डालने के बाद। जैसे ही हम वो केमिकल्स डालते हैं, वो एजो ग्रुप, क्योंकि वो सोक हो चुका होता है, वो एजो ग्रुप डेवलप हो जाता है और इस तरीके से वो कलर देता है। ठीक है जी, इट इज सूटेबल फॉर कॉटन, सेल्यूलोजिक फाइबर एंड नायलॉन। डिस्पर्स्ड डाइस, these water insoluble dyes can be dispersed
इन अ कोलॉइडल फॉर्म इन वाटर। अच्छा याद रखिएगा, ये जो पीछे हमने डाइस पढ़ी, क्योंकि हमने ये डेवलप कराया, इन डाइस को डेवलप डाइस भी कह जाते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल थी कपड़े के अंदर कि नहीं जा सकता था, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो हमने क्या करा, उस डाई को, कलर जो हमें चाहिए था उस डाई को हमने डेवलप करवाया, तो वो डेवलप डाइज भी कहलाती हैं। These water insoluble dyes can be dispersed in a colloidal form in water। अब वो जो कोलॉइड बनता है, जाहिर है उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे वाटर के अंदर। द फैब्रिक इज इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन। अब जैसे ही इमर्स करते हैं, वो जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैन बी यूज फॉर नायलॉन, ऑर्लॉन, पॉलीस्टर एंड सेल्यूलोज एसीटेट। हेयर डाई, जब ये जो हेयर डाई के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये डाई होती है, एक तो कलर जो देती है, मिसाल के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है 4-amino-2 हाइड्रोक्सी टॉलिन। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सोडियम सल्फाइड। मॉडिफायर होते हैं, मॉडिफायर्स रिसोर्सिनॉल। अल्कलाइजर्स होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है जी, अल्कली। अब हमारे पास जो हेयर डाई है उसकी टाइप्स हैं। एक परमानेंट हेयर डाई होती है, इसके अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की मिकदार तकरीबन 30% होती है। ठीक है जी। ये ऑक्सीडेटिव डाइज होती हैं, डजंट वॉश आउट सिग्निफिकेंटली बट मे फेड। वॉश आउट सिग्निफिकेंटली नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाती हैं। ड्रॉबैक है, बाल जो है वो उससे, बाल की जो क्वालिटी है वो गिरना शुरू हो जाती है, मतलब बाल थिन होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, डेमी परमानेंट कंटेन्स 1 to 2% हाइड्रोजन परऑक्साइड, कंटेन्स ऑक्सीडेटिव डाइज, लास्ट अराउंड 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक ये चल सकती है। टेम्पररी और सेमी परमानेंट डाई, जिसे डायरेक्ट डाई भी कहा जाता है, डज नॉट कंटेन परऑक्साइड, कंटेन डाइज दैट ऑलरेडी फाउंड बिफोर एप्लीकेशन, वॉश आउट इन अ फ्यू वीक्स, डू नॉट कॉज लाइटनिंग ऑफ हेयर। ये बेहतर है कि इसकी एक वजह यह है कि इसके अंदर परऑक्साइड मौजूद नहीं है। द डाइज विच आर अप्लाइड टू द फैब्रिक इन द कलरलेस reduced state and then oxidized to colored state are called, ये तो हमने पढ़ा है वेट डाइज के अंदर। क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है भाई कि भाई वो इंसॉल्युबल होती है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके सॉल्युबल कलरलेस फॉर्म में और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके दोबारा उसे उसी फॉर्म में ले आया जाता है, तो ये डाइज वेट डाइज कहलाती हैं। Which one among the following is a thermosetting plastic? PVC is a thermoplastic। PVC पाइप्स की मैंने एग्जांपल दी थी। इसी तरह पॉलीविनाइल एसीटेट भी थर्मोप्लास्टिक है, याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक। ये दोनों, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। और ये जो है ये थर्मोसेटिंग है। ये कुछ प्लास्टिक्स पॉलीमर्स हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन से थर्मोप्लास्टिक हैं, कौन से थर्मोसेटिंग। द बेसिस ऑन द मोड ऑफ formation, on their formation the polymers can be classified on the basis of mode of their formation। भाई तो एडिशन है और पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, ये दोनों है। thermoplastics are linear polymers, they are linear polymers। भाई क्रॉस लिंकिंग होगी तो जो है वो आपका थर्मोसेटिंग में हो जाएगा, मैंने अभी बताया था। थर्मोप्लास्टिक्स हार्ड सॉफ्ट ये होते रहते हैं क्योंकि उनमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। अच्छा जी, alizarin belongs to the class of modern dyes, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। मॉडर्न डाइज की एग्जाम्पल है alizarin। An insoluble colored complex formed by action of metallic salt on dyes is known as, modern dyes कहलाती हैं भाई, ठीक है। Which of the following is not a chromophore? भाई ये तो क्रोमोफोर है, एजो ग्रुप है, ये भी है आपका क्रोमोफोर है। नाइट्रोजो, ये नाइट्रो है, ये आपका ऑक्सोक्रोम है, ठीक है, ये क्रोमोफोर नहीं है, बेसिक ऑक्सोक्रोम है। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज टू फिक्स अ डाई टू द फैब्रिक, आपको याद हो मॉडर्न डाई के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है
वो कॉम्प्लेक्स फैब्रिक और डाई के दरमियान जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं लेक। ठीक है जी, उस कॉम्प्लेक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक? नायलॉन इज थर्मोप्लास्टिक, पॉलीइथाइलीन इज अ थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी इज ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक, ऑल ऑफ दीज। Which of the following is an example of condensation polymerization? नायलॉन आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और हेक्सेन डायोइक एसिड। बेकलाइट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो डेफिनेटली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तीनों ही आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? पॉलीस्टर नहीं जी, सिंथेटिक, पॉलीथीन सिंथेटिक, स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर, नायलॉन 66 ये भी नेचुरल पॉलीमर नहीं है। विच इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर? पॉलीथिन सिंथेटिक, पीवीसी सिंथेटिक, एसिटिक एसिड इज नॉट एट ऑल अ पॉलीमर। प्रोटीन जी बिल्कुल अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन है। पॉलीइथाइलीन इज अ रैंडम कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, अल्टरनेट, क्रॉस लिंक नहीं है क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक होता है, तो क्रॉस लिंक पॉसिबल ही नहीं है, होमोपॉलीमर है ये। नायलॉन इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, नहीं जी, कंडेंसेशन होती है नायलॉन में आपके हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और हेक्सेन डायोइक एसिड में। नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, बिल्कुल पॉलीअमाइड है, मैंने आपको बताया। तो कोपॉलीमर है, बिल्कुल कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर नहीं है, जाहिर है दो डिफरेंट मोनोमर्स जो है, तो दिस आंसर इज करेक्ट। मल्टी पार्ट एडहेसिव इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्टिव एडहेसिव। दो किस्म की है, मल्टी पार्ट एडहेसिव और दूसरा हमने सिंगल पार्ट जो था। ऑल आर सिंथेटिक एडहेसिव एक्सेप्ट सिंथेटिक, मैंने आपको बताया था मिल्क में ये सिज़ीन होता है, इसको ग्लू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्राइलाइड बेस पॉलीमर्स आर प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, याद रखने वाली बात है, ये एक्राइलाइड बेस पॉलीमर्स जो होते हैं ये प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव्स होते हैं। विच डाई इज यूज्ड इन बूट पॉलिश? बिस्मार्क ब्राउन। Which of following adhesives are also known as bioadhesives? Natural adhesives जो हैं वो आपकी bioadhesives हैं। An azo dye is fixed on fabric by the process applicable in, उसको डेवलप किया जाता है, याद है ये एजो इनसॉल्युबल था तो उसको फिनोल या नेफ्थोल के अंदर डाला, सोक किया कपड़े के अंदर, फिर मुख्तलिफ केमिकल रिएजेंट डाल के उसमें एजो ग्रुप को डेवलप करवाया, तो वो कलर फॉर्म हो गया, तो वो डेवलप डाइज है। ठीक है जी।